नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। संत कबीर नगर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर हुआ हमला। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर हुआ हमला, मंत्री की नाक पर आई चोट। सपा समर्थकों पर हमले का आरोप, वहीं मंत्री और उनके समर्थक बैठे धरने पर। आरोपियों पर एक्शन की मांग। तो कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर हुआ हमला, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नाक पर आई चोटें, सपा समर्थकों पर हमले का आरोप। मंत्री की नाक पर आई चोट। मंत्री बोले पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी थी। वहीं तहरीर पर खलीलाबाद कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा। तो तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं। संजय निषाद चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि सपा समर्थकों ने हमला किया है, मंत्री की नाक पर चोट आई है, इस पर मंत्री का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी थी। मंत्री बोले पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा नहीं उपलब्ध कराई। तहरीर पर खलीलाबाद कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा। संत कबीर नगर से बड़ी खबर, अहम जानकारी। मंत्री संजय निषाद प्रचार प्रसार के दौरान हुए चोटिल। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर हुआ हमला, सपा समर्थकों पर हमले का आरोप। मंत्री की नाक पर आई चोटें, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। साफ तौर पर यहां पर नाक पर बैंडेज लगा हुआ, पट्टी लगी हुई दिखाई दे रही है। और मंत्री से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कहा है कि पुलिस ने। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ बेग जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की नाक पर चोट का ये मामला सामने आया है, तस्वीरें भी अपने हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला था, क्या जानकारी है? प्रियंका, बता दूं कि संत कबीर नगर जिले में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे परवीन निषाद चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए से, और वह चुनाव प्रचार भी लगातार कर रहे हैं। अगर बात करें घटना की, तो कल देर रात यानी कि रविवार की देर रात एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंत्री और परवीन निषाद गए हुए थे, जहां पर उनकी कुछ लोगों से जो है झड़प हो गई। और झड़प के बाद मंत्री पर हमला हो गया, जिसमें उनकी नाक टूट गई। और इस मामले में वह अस्पताल पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराने के लिए उन्होंने तहरीर दिया, जिस पर खलीलाबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज हो गया है। और अगर बात करें मंत्री के आरोपों की, तो मंत्री का कहना है कि उन पर जो हमला हुआ है वह सपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने किया है। फिलहाल अभी यह जांच का विषय है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के कैबिनेट मंत्री की नाक तोड़ दी गई, या यूं कहे कि उनके सम्मान पर हमला हुआ है, क्योंकि एक तरफ जहां कैबिनेट मंत्री अपना सम्मान और नाक बचाने के लिए बेटे का चुनाव प्रचार दिन रात कर रहे हैं, और ऐसे में उन पर हमला हो गया। और अब जो है मंत्री का यह भी कहना है कि जो हमला हुआ उन्हें इस मामले में उन्हें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई थी। तो उन्होंने एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला है और उनके कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कराया है। और इस मामले में अब पुलिस की कार्रवाई भी तेज हो गई है। बता दें प्रियंका कि यहाँ से पूर्व मंत्री पप्पू निषाद समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में है, तो ऐसे में एक मौजूदा मंत्री का बेटा और दूसरी तरफ पूर्व मंत्री सामने टक्कर दे रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरह से जो घटनाक्रम आया हुआ है यह काफी गंभीर है। अब देखना यह होगा कि यह हमला सपा कार्यकर्ताओं ने किया है, या फिर जिस तरह से जो अफवाहें फैल रही है कि यह चुनाव प्रचार के दौरान बड़बोलापन की वजह से उनसे वहां मौजूद लोगों से झड़प हो गई वैवाहिक कार्यक्रम में और यह हमला हुआ है। अभी फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से कतरा रही है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार आरोप लगाया जा रहा है, समर्थक धरने पर बैठे हुए हैं और साथ ही साथ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई है? क्या इस मामले में कोई रिपोर्ट, इस तरह की कोई जानकारी आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि यह मामला देर रात का है, जहां पर संजय निषाद जो कैबिनेट मंत्री हैं वह धरने पर अपने समर्थकों के साथ बैठ गए, तो नाक
अगर नाक पर देखें तो वह पट्टी लगवाए हुए हैं, बैंडेज लगवाए हुए हैं और यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह उन पर हमला हुआ है और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री धरने पर बैठ गया। यह अपने आप में एक बड़ा सोचनीय विषय है और इस मामले में जिस तरह से प्रेशर बनाया गया संजय निषाद की तरफ से कि जो है उनकी सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया था। हालांकि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की बात करें तो वह सीएम योगी और सीएम मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में जिस तरह से यह घटना हुई और घटना के को लेकर अब चर्चाओं का बाजार भी पूरी तरह से गर्म हो गया है। अफवाह या जो चर्चा हो रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री बेटे को जिताने के लिए सहानुभूति इकट्ठा करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां सपा कार्यकर्ता मौजूद नहीं थे और वहां पर आम लोग ही थे और यह वैवाहिक कार्यक्रम था जहां पर उन पर हमले की बात कही जा रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस का कहना है कि अब जांच की जाएगी, गंभीरता से जांच की जाएगी, जिसमें दोषी होगा जो उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मंत्री पर हमला हुआ इसको लेकर भी तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि उन पर कार्यकर्ताओं ने हमला किया। लेकिन जिस तरह से वैवाहिक कार्यक्रम में उन पर हमले की बात कही जा रही, इसको लेकर लोग बागयारिक दबी जुबान में कह रहे हैं कि यह हमला नहीं एक साजिश हो सकती है और सहानुभूति बटोरने के लिए, क्योंकि घोसी का उपचुनाव हुआ था। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस पूरे मामले में क्या बीजेपी खेमे की तरफ से नेताओं के बयान भी या इस तरह की कोई जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल प्रियंका, अगर बात करें कैबिनेट मंत्री के हमले की, कथित तौर पर जो हमला हुआ है उस मामले में अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और एसपी संत कबीर नगर से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका यह कहना है कि अभी जांच चल रही है, क्योंकि यह वैवाहिक कार्यक्रम था। यहाँ जो है कोई जुलूस नहीं था, ना ही कोई राजनीतिक कार्यक्रम था। यहाँ पर जो मोहम्मदापुर गांव में जो घटना हुई है इसको लेकर एक एक पहलू की जांच की जा रही है और साथ ही साथ जो वैवाहिक कार्यक्रम था उसमें जो वीडियोग्राफी कराई जा रही तो उसको भी पुलिस लेगी और सच्चाई तक पहुंचेगी, क्योंकि कैबिनेट मंत्री का यह बड़ा हमला है। क्योंकि उन्होंने एक तरफ जहां सपा के अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, वहीं कैबिनेट मंत्री ने जो है पुलिस पर भी गंभीर सवाल दागे हैं। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ, जानकारी दे रहे थे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर हुए हमले के बाद जिस तरह से कैबिनेट मंत्री खुद ही धरने पर बैठे हैं, साफ तौर पर पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा पूरी नहीं की गई थी, मुहैया नहीं कराई गई थी, जिसकी वजह से घटना हुई है। साथ ही साथ सपा समर्थकों पर भी आरोप लगाए गए हैं। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। मेरठ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की होने वाली रैली से पहले दलित मुस्लिम समाज के बीच बसपा नेता जनसभा और नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। मेरठ हापुड़ लोकसभा से बीएसपी प्रत्याशी देवव्रत त्यागी के पक्ष में बीएसपी के दिग्गज नेता प्रचार के आखिरी दौर में तेजी के साथ जुटे हुए नजर आ रहे हैं, जहां मेरठ के जाटव गेट और माहीग्रान में दलित और मुस्लिम समाज की जनसभा को बीएसपी नेताओं ने संबोधित किया। बीएसपी प्रत्याशी देवव्रत त्यागी की जनसभा में पहुंचे पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी, पूर्व सांसद बाबू मुनकाद अली, कोऑर्डिनेटर शमसुद्दीन राइन, हाफिज इमरान याकूब और बीएसपी के युवा नेता रॉबिन त्यागी। बसपा के वरिष्ठ नेता हाफिज इमरान याकूब ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हमारा गठबंधन नेचुरल गठबंधन है, जो कि दलित, मुस्लिम और त्यागी समाज का है, जो कि मेरठ की सीट पर बीजेपी की जमानत जब्त कराने जा रहा है। वहीं सीधा मुकाबला बीजेपी से है। मेरठ में बीएसपी की हुंकार, बीएसपी प्रत्याशी देवव्रत त्यागी के पक्ष में जुटे कार्यकर्ता। बहुजन समाज पार्टी को देवव्रत त्यागी जी को बहन मायावती जी ने प्रत्याशी बनाया है और मेरठ पार्लियामेंट की पूरी सीट पर मुस्लिम समाज, दलित समाज, त्यागी समाज, सब समाज देवव्रत त्यागी जी को वोटिंग कर रहा है और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, क्योंकि यही गठबंधन, नेचुरल जो गठबंधन है दलित समाज, मुस्लिम समाज, त्यागी समाज, ये भारतीय जनता पार्टी की मेरठ की सीट से जमानत जब्त कराने जा रहा है। क्योंकि पिछला जो इलेक्शन हुआ था
मेरे वालिद हाजी याकूब कुरैशी को मेरठ की आवाम ने जो प्यार दिया था, उसी को देखते हुए ये सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इकट्ठा है और आने वाले 26 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत और जहर फैलाने की जो राजनीति है उसे खात्मा करने के लिए इकट्ठा होकर के विजय बनाने का भारतीय देवव्रत यागी जी को काम कर। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई आज। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में होगी सुनवाई। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में होगी सुनवाई। मथुरा कोर्ट में दाखिल 18 मामलों में चल रही है सुनवाई। मथुरा कोर्ट में दाखिल 18 मामलों में चल रही है सुनवाई। मामलों की एक साथ हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई। सिविल वाद की पोषणीयता के बिंदु पर हाईकोर्ट में सुनवाई। तो वहीं मंदिर पक्ष की तरफ से दाखिल याचिकाओं की मांग। मंदिर पक्ष की तरफ से दाखिल याचिकाओं की मांग। ईदगाह परिसर की जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग। ईदगाह परिसर की जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग। वहीं ईदगाह परिसर का एएसआई सर्वे अमीन सर्वे की भी मांग। ईदगाह परिसर का एएसआई सर्वे अमीन सर्वे की मांग। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई। सिंगल बेंच में आज होनी है सुनवाई। ईदगाह परिसर का एएसआई सर्वे अमीन सर्वे का भी मांग। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता शोएब रिजवी लाइव जुड़ चुके हैं। जी शोएब, जिस तरह से हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और कई अहम मांगे की जा रही हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, दरअसल इस मामले पर सुनवाई पिछली तारीखों पर भी हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष ने अपने पक्ष रखे हैं, उसके बाद अब हिंदू पक्ष अपने जो दलीलें हैं वो पेश कर रहा है। दोनों तरफ से अपनी अलग अलग डिमांड है। जहां मुस्लिम पक्ष इस पूरी याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठा रहा, वहीं हिंदू पक्ष न सिर्फ इसकी एएसआई से सर्वे कराने, अमीन से सर्वे कराने की मांग कर रहा और जो ईदगाह परिसर की जमीन है उन्हें सौंपने की मांग कर रहा है। इस तरह की डिमांड है। दोनों अपने अपने पक्ष में जो दलीलें हैं वो कोर्ट में पेश कर रहे हैं। पिछली तारीखों पर मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की थी, उसके जवाब में अब हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश कर रहा है और इसकी सुनवाई चल रही है। आज इस बार फिर इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। अब से कुछ देर बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष भी अपनी दलीलें पेश करेगा। फिलहाल अभी सुनवाई का दौर चल रहा है और कोर्ट इस पूरे मामले पर दोनों पक्षों की जो दलीलें हैं उसको सुन रहा है। उसके बाद कोर्ट क्या निर्णय देता है, फिलहाल इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों पक्ष से जो है अपने अपने दावे पेश कर रहा है, कोर्ट में अपने अपने दलीलें पेश कर रहा है और उसी संदर्भ में कोर्ट लगातार इस मामले में सुनवाई कर रहा है और आज इस मामले में एक बार फिर सुनवाई होगी। प्रियंका जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से हिंदू पक्ष के द्वारा एएसआई सर्वे की मांग की जा रही है और मुस्लिम पक्ष लगातार उसको रोकने को लेकर कोशिश और कवायद करता हुआ नजर आ रहा है। कई इस पर सुनवाई हो चुकी है। क्या लग रहा है आपको कि कब तक निर्णायक भूमिका लगभग सामने आने की उम्मीद है? देखिए, चूंकि इसमें 18 अलग अलग याचिकाएं हैं, उसमें अलग अलग बिंदु हैं जिसको एक साथ कोर्ट सुन रहा है, बिंदुवार सुन रहा है। अलग अलग जो बिंदु है उस पर सुनवाई चल रही है। चूंकि जो मुस्लिम पक्ष है उसने अपनी दलीलें पेश की है, उसके जवाब में फिर हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश कर रहा है। तो इस वजह से ये प्रक्रिया अभी चल रही है। दोनों पक्षों की जब सुनवाई पूरी हो जाएगी, दोनों पक्ष अपनी अपनी सुनवाई पूरी कर लेंगे, उसके बाद ही कोर्ट का निर्णय आएगा। तो फिलहाल लगता है कि इसका इंतजार करना पड़ेगा। ये जरूर है कि मुस्लिम पक्ष ने एक लंबी डिटेलिंग बहस कर ली थी, उसके बाद अब हिंदू पक्ष अपनी दलीलें कर रहा है। पिछली तारीख पर हिंदू पक्ष ने अपने काफी कुछ पक्ष रखा था। आज सिर्फ इस मामले में सुनवाई होगी और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इस पर कोर्ट इस सुनवाई के बाद अपना निर्णय देगा। तो इसका इंतजार जरूर है। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि आज भी सुनवाई होनी है, उसके बाद कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई से निकल कर आता है, दोनों पक्ष जब अपनी सुनवाई पूरी करेंगे तो उसके बाद कोर्ट का निर्णय आएगा। तो अभी फिलहाल ये उम्मीद की जा रही कि सुनवाई के बाद कोर्ट अपना निर्णय हो सकता है सुरक्षित कर ले, उसके बाद कोर्ट अपना निर्णय सुनाए। लेकिन फिलहाल अभी सुनवाई चल रही है और सुनवाई के बाद ही कोर्ट अपना निर्णय सुनाए। जी बिल्कुल शोएब, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं कि सुनवाई अभी चल रही है, कितना और समय लग सकता है और कोर्ट की कार्रवाई क्या लगातार शाम तक जारी रहेगी? आगे की तारीख मिल सकती है, ऐसी कोई जानकारी आपके पास यदि पहुंच रही हो तो? बिल्कुल, देखिए, चूंकि उम्मीद की जा रही है कि आफ्टर लंच 2 बजे के बाद इस मामले पर चूंकि कोर्ट में लिस्टिंग में ये जो नंबरिंग होगी उस आधार पर सुनवाई होगी। उसके बाद सुनवाई में कितनी देर तक कोर्ट अपने में जो वकील हैं दोनों पक्षों के वो अपनी बात रखेंगे। फिलहाल हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश कर रहा है और उसमें क्या कुछ निकलता है उस पर ही निर्भर करेगा कि कोर्ट पूरे अगर आज पूरी
मामले की सुनवाई होती तो कोर्ट उस पर तुरंत निर्णय सुनाता है या आगे की तारीख निर्णय सुनाने की देता है, ये अभी इस बारे में कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से कोर्ट लगातार जिन तारीखों पर सुनवाई की तारीख तय की जाती है, इस पर अपनी सुनवाई करता है और एक अच्छा खासा समय दोनों पक्षों की तरफ से कोर्ट में अपना दलीलों के लिए दिया जा रहा है। उससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पर कोई निर्णय कोर्ट की तरफ से आएगा। जी बिल्कुल शोएब, इस पूरे मामले में जिस तरह से पहले भी एएसआई सर्वे के लिए कहीं ना कहीं नियोजन और नियुक्ति की गई थी यहाँ पर, और उस पर उसके बाद रोक लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या लग रहा है आपको कि फैसला एक बार जब सामने आएगा, क्योंकि बार बार हिंदू पक्ष इस बात को लेकर दलीलें रख रहा है और एएसआई सर्वे की मांग कर रहा है, और इससे मिलते जुलते फैसले कई सुनवाई में कई केसेस में जिस तरह से आए हैं, क्या यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि एएसआई सर्वे को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से एक बार फिर से कदम आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, फिलहाल हर केस का अपना एक अलग अलग रूप होता है। फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है, पिछले जो इस तरह से जुड़े मामलों में जिस तरह से कोर्ट ने फैसले दिए हैं, उससे ये उम्मीद जरूर की जा रही है और जो हिंदू पक्ष है वो इसी तरह की डिमांड कर भी रहा है। मुस्लिम पक्ष जिस तरह से पिछले कुछ केसेस में देखा गया कि वो 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उस पर केंद्रित रहता है, और इस तरह के मामलों में कोर्ट ने कई बार इस चीज़ को नहीं माना है। मथुरा कि इस मामले में भी क्या कोर्ट इस बारे में इसको मानता है, फिलहाल इस बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि हिंदू पक्ष यही कोशिश कर रहा है कि वो अपनी दलीलों के जरिए जो अपनी बात हो रख रहा है, जहाँ वहीं मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं इस पूरी याचिका की पौष्टिकता पर सवाल इसी आधार पर लगा रहा है कि जो वर्शिप एक्ट है उसके तहत ये पोस्टरी नहीं है। लेकिन कोर्ट इससे मुतमईन होता है नहीं होता है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। कोर्ट इस पर क्या रुख अख्तियार करता है। जो हिंदू पक्ष है, जो अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, जो चीज़ें अपनी पेश कर रहे हैं, जो अपने दावे पेश कर रहे हैं, उससे कितना संतुष्ट होता है, इसके बाद ही इस पर कोई निर्णय आएगा। जी शोएब, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। माफिया मुन्ना बजरंगी हत्याकांड में सीबीआई को झटका। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को लौटाया। चार्जशीट आधी अधूरी, कोर्ट का आदेश पूरी जांच करके वापस लाओ। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने चार्जशीट लौटाई। सीबीआई ने साजिश करने वालों का कोई जिक्र नहीं किया। तो वहीं 2018 से चल रही जांच में सीबीआई की जांच अधूरी। माफिया मुन्ना बजरंगी हत्याकांड का मामला, कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को वापस लौटाया। 2018 से चल रही जांच में सीबीआई की जांच अधूरी। बजरंगी के जेल शिफ्ट होकर लेकर हत्या की कड़ी नहीं जोड़ पाई सीबीआई। चार्जशीट में दावा, बजरंगी को मारने 4 असलहे जेल में आए थे। एक असलहा जिससे फायरिंग नहीं हुई उसे बरामद किया गया। कोर्ट ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन जारी रखने को कहा। तो कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। चार्जशीट अधूरी होने पर चार्जशीट को लौटाया गया है। सीधे तौर पर सीबीआई की चार्जशीट पर सवाल उठाए हैं कोर्ट ने। कोर्ट की लखनऊ बेंच ने चार्जशीट को किया वापस। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, मुन्ना बजरंगी हत्याकांड मामले में जिस तरह से सीबीआई की चार्जशीट को कोर्ट ने वापस किया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि वर्ष 2018 में बागपत जेल में माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनको 12 गोली लगी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ था। लेकिन बागपत पुलिस पर उनकी पत्नी यानी मुन्ना बजरंगी की पत्नी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कोर्ट का सहारा लिया था और कोर्ट में एक अर्जी दी थी कि मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराई जाए। और सीमा सिंह ने पूर्व बाहुबली या पूर्वांचल के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत कई पुलिस अफसरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए साजिश रचते हुए कोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया जांच का। तो इसके बाद सीबीआई पूरी तरह से एक्टिव हुई और सीबीआई ने कई पहलुओं से जांच की और जांच में पता चला कि 4 पिस्टल का प्रयोग किया गया था मुन्ना बजरंगी के हत्याकांड को अंजाम देने में, और एक पिस्टल जो है नाले में फेंकी गई थी गुमराह करने के लिए। तो चार्जशीट तैयार कर सीबीआई ने जब पेश किया तो इसको ठुकरा दिया,
क्योंकि एक तरफ जहां सीमा सिंह दलील दे रही है कि उनके पति की साजिश के साथ हत्या हुई है और पुरानी दुश्मनी में उनकी हत्या हुई है, जिसमें बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत कई लोग शामिल हैं और सीमा सिंह ने सरकार के भी कई अफसरों पर आरोप लगाया था। लेकिन अब यह जो चार्जशीट पेश की गई है सीबीआई की तरफ से उसे लौटा दी गई है और अब सीबीआई जो छूटे पहलू हैं उस मामले को लेकर भी जांच करेगी। हालांकि अंडरवर्ल्ड डॉन मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी था और झांसी जेल से ले जाकर बागपत जेल में उसे शिफ्ट किया गया था, जहां पर उसकी हत्या हुई थी। हत्या के बाद से ही मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह लगातार साजिश कर हत्या करने का जो है बड़ा आरोप लगाया था। फिलहाल अब यह देखना होगा कि सीबीआई ने जिस तरह से बागपत जेल में सीन रिकेट कर जो है तमाम पहलुओं की जांच की और कितनी पिस्टल जो है इस्तेमाल हुई थी यह भी पता लगाया है। अब जिस तरह से कोर्ट ने चार्जशीट को लौटाया है तो अब देखना है यह होगा कि सीबीआई की तरफ से और किन पहलुओं की जांच की जाएगी। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से सीबीआई के द्वारा जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसको लेकर साफ तौर पर कोर्ट ने किया है कि कड़ियों को जोड़ पाने में नाकाम रही है सीबीआई। इस पूरे मामले में क्या कहीं ना कहीं कोर्ट के द्वारा सवाल सीबीआई की जांच पर भी उठाया गया है? जी बिल्कुल साफ जाहिर है प्रियंका की जिस तरह से कोर्ट ने सीबीआई की जो चार्जशीट है उसे वापस किया और जो राठी गैंग के खिलाफ जो राठी गैंग के सरगना है उनके खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल की गई। इसमें किसी और नामों का जिक्र नहीं किया गया और साथ ही साथ जो कड़ी है, अगर 4 पिस्टल इस्तेमाल की गई है तो इसमें 4 लोग गोली चलाने वाले हो सकते हैं। दूसरी तरफ पिस्टल कैसे पहुंची, जेल के भीतर कई सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुन्ना बजरंगी को जेल में रखा जाता था, तो जिस तरह से फिल्मी स्टाइल में मर्डर हुआ मुन्ना बजरंगी का, उसको लेकर भी कहीं न कहीं सीबीआई की जांच है काफी लचर दिख रही है। तो कड़ी है क्योंकि झांसी जेल से जो है बागपत जेल ले जाया जाता है, जब जेल शिफ्ट किया जाता है तो उसके बाद ही सीमा सिंह बड़ा आरोप लगाना शुरू कर देती है कि उनके पति की हत्या की जा सकती है और इसमें पूर्वांचल के बाहुबली समेत कई लोग शामिल है। लेकिन उन्हें रात में ही उसकी हत्या कर दी जाती है और यह दिखाया जाता है कि 2 गुटों में टकराव हुआ और राठी ने मुन्ना बजरंगी को गोलियों से भून डाला। बात यही नहीं खत्म होती, इसके बाद भी सीमा सिंह ने जो है तमाम बड़े गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद जब उनको यह लगा कि पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं करेगी तो सीमा सिंह ने कोर्ट में अर्जी दिया और तमाम अफसरों और सफेद पोस्ट नेताओं के खिलाफ जो है उन्होंने यह भी कहा कि इसमें साजिश में शामिल हो सकते हैं। और जब कोर्ट ने दलील सुनी तो कोर्ट ने तुरंत मामले की सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया। सीबीआई अफसर बागपत जेल पहुंचते हैं, कई एंगल से जांच होती है, लेकिन जो कड़ी जुड़ने वाली है क्योंकि इस मामले में सिर्फ एक ही व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के बीच पिस्टल पहुंचना भी एक बड़ा मामला है। दूसरी तरफ हत्या में 4 पिस्टल का प्रयोग किया गया है, यह भी एक बड़ी बात है क्योंकि सारा दोष राठी पर मरा जा रहा है, ऐसा जो है सीमा सिंह का आरोप है। अब जो है सीबीआई यह पता करेगी कि इस मामले में जो कड़ी बीच में नहीं मिल रही है, 4 पिस्टल का मामला सॉल्व करेगी और साथ ही साथ सुरक्षा को सेंधते हुए आखिर कौन। जी मोहम्मद आसिफ, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर गाजीपुर से है जहां पुरानी रंजिश को लेकर युवक को गोली मार दी गई। आपको बता दें कि गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर बीएचयू में भर्ती कराया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के खावपुर सतही के पास का बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।